चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की चौथी क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे एमपीजी के क्लासेस करवाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो क्लास 3 में मैंने ये सारे क्वेश्चनों को करवा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्लास 3 में, क्लास 2 में। ठीक, ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास 3 और 2 में करवाया हुआ है। तो आज की क्लास हमारी 4 है, जहाँ पर हम 25 तक मैंने करवा दिया था। 26 से लेकर के सारे क्वेश्चनों को 50 तक हम करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रख लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ, नई क्लास लेता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीनों में रामलीला का मेला आयोजन किया जाता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है। तो रामलीला मेला का जो आयोजन है ये ग्वालियर जिले में किया जाता है। ठीक, तो ग्वालियर आप लोग नोट कर लेंगे, रामलीला का जो मेला है ग्वालियर जिले में किया जाता है और यह जनवरी फरवरी के महीने में किया जाता है। ठीक, और रामलीला का जो मेला है ये 100 वर्षों पुराना मेला है। ठीक, 100 वर्षों पुराना मेला है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है आपका रीवा में स्थित है। ठीक, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। वहीं भी बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम आपका जबलपुर में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है आपका जबलपुर में स्थित है। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो है हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर महल कहाँ स्थित है। आपको बताना है वीर महल कहाँ स्थित है। तो वीर महल आपका दतिया जिले में स्थित है, बी इज ए करेक्ट आंसर। वीर महल दतिया जिले में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी। आपको बताना है किस वर्ष मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी। तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की जो टीम है 1998-99 में उपविजेता बनी थी। ठीक है, यह रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दिया जाता है, घरेलू क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी दी जाती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जो टीम है 1998-99 में रणजी ट्रॉफी के लिए उपविजेता बनी। वहीं नोट कर लेंगे 2021 में विजेता बनी। ठीक, 2021 में विजेता बनी और 2098-99 मध्य प्रदेश की टीम उप विजेता बनी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपको बताना है रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो रतलाम जिला पहले से ही 1948 में ही स्थापित कर दिया गया था। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे। रतलाम जिला 1948 में स्थापित कर दिया गया था। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में रतलाम जिला शामिल है। जिले का प्रशासनिक केंद्र रतलाम शहर में स्थित है। रतलाम जिला 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद रतलाम राज्य, जावरा राज्य, सैलाना राज्य और पिपलौदा राज्य सहित विभिन्न रियासतों की भूमि बनाया गया। ठीक, और वहीं पर चीज़ों को नोट करेंगे रतलाम जिला नवनिर्मित मध्य भारत का एक हिस्सा था। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीम बैठिका की खोज कब की गई थी। आपको बताना है भीम बैठिका की खोज कब की गई थी। तो भीम बैठिका की खोज जो है आपका 1957 में की गई थी। 1957 में भीम बैठिका की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी। भीम बैठिका की खोज जो है आपका विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक, विष्णुधर वाकड़कर, आप लोग नोट करेंगे विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा भीम बैठिका की खोज की गई थी। और साथ साथ आप लोग नोट कर लेंगे भीम बैठिका में इस परिसर में लगभग 700 गुफाएं हैं। ठीक, भीम बैठिका में लगभग 700 गुफाएं हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, भीम बैठिका में लगभग 700 गुफाएं हैं। और वहीं भी चीज़ों को नोट करेंगे जो आपका यह भीम बैठिका जो परिसर है यह रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। भीम बैठिका का जो परिसर है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक, 2003 में इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो हम सभी को पता है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। वहीं भी चीज़ों को नोट कर लेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ग्वालियर मंडल के शिवपुरी जिले में तो स्थित है। साथ साथ आप लोग नोट करेंगे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार 1956 में खोजा गया था और 1959 में इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। ठीक, आधिकारिक तौर पर 1959 में इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। तो आप लोग नोट करेंगे 1959
1959, ठीक है 1959 आप लोग याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इसके पहले 1956 में इसकी खोज की गई थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी। आपको बताना है जो मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी। तो मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी आपका मांडू था, और मांडू कहाँ पर आता है, धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, धार जिले के अंतर्गत आता है। मांडू मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। यह बाज बहादुर द्वारा अपनी रानी रूपमती की याद में बनाए गए किले की वजह से पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध है। आपका जो मांडू का किला है यह राजा बाज बहादुर ने बनाया था। ठीक, बाज बहादुर आप लोग नोट करेंगे, राजा बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए मांडू में किला बनवाया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी तो मांडू थी, लेकिन कब थी यह राजधानी, तो आपको बता दें 1401 से लेकर के 1561 तक आपकी मुस्लिम सल्तनत की राजधानी मांडू रहा। ठीक, 1401 से लेकर के 1561 तक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में, चूंकि आप लोग इसे काट करके गन कैरिज कर लेंगे। ठीक, कैरिज ये पूछ रहा है जीसीएफ फैक्ट्री, जीसीएफ, ठीक जीसीएफ फैक्ट्री। मध्य प्रदेश में गन कैरिज कारखाना कहाँ स्थित है। तो हम सभी को पता है जो जीसीएफ फैक्ट्री है ये जबलपुर में स्थित है। गन कैरिज कारखाना को जीसीएफ फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक, तो जीसीएफ फैक्ट्री आपकी जबलपुर में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ आप लोग नोट करेंगे गन कैरिज कारखाना का आरंभ अंग्रेजों द्वारा 1904 में किया गया था। ठीक, 1904 में अंग्रेजों द्वारा जीसीएफ फैक्ट्री का आरंभ किया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यह कारखाना पूरे मध्य भारत में सबसे पुराना आयुध कारखाना है। ठीक, इसी पर आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। आपको बताना है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं हाईकोर्ट के, ये हैं एम हिदायतुल्ला। आप लोग नोट करेंगे एम हिदायतुल्ला। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है इनमें से किस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो आपके जे.एस. वर्मा, जे.एस. वर्मा सी इज ए करेक्ट आंसर। जे.एस. वर्मा जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। और ये कब किया आप लोग नोट करेंगे 25 मार्च 1997 से आपका 18 जनवरी 1998 तक। कब तक किया 25 मार्च 1900 आप लोग नोट करेंगे 1997 से लेकर के और 18 जनवरी 1998 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जे.एस. वर्मा जी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ आप लोग नोट करेंगे 1999 से 2003 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे 1999 से 2003 तक, 1999 से 2003 तक मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे बाज बहादुर कौन है। तो बाज बहादुर जो है ये रानी रूपमती के हस्बैंड यानी रानी रूपमती के पति हैं। ठीक है, रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर जी ने मांडू में किला बनवाया था। ठीक, तो ये डी इज ए करेक्ट आंसर। बाज बहादुर का महल जो है आपका मांडू में स्थित है। इन्होंने अपनी रानी रूपमती के लिए यह महल बनवाया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश खिलाड़ी वर्षा वर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आपकी जो वर्षा वर्मन है ये खिलाड़ी हैं एक, यह किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ठीक, तो वर्षा वर्मन जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। वर्षा वर्मन जो है निशानेबाजी से संबंधित है। और वहीं पर आप लोग नोट करेंगे इनका जो जन्म है 1 जून 1994 को हुआ। ठीक, वर्षा वर्मन का जन्म 1 जून आप लोग नोट करेंगे 1 जून 1994 में हुआ। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे वर्षा वर्मन ये एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गांव में तेजा जी का मेला लगता है। आपको बताना है किस गांव में तेजा जी का मेला लगता है। ठीक, तो तेजा जी का मेला जो है कहाँ लगता है, गुना जिले में लगता है। ठीक, गुना जिले में तेजा जी कितने गुने थे, तो तेजा जी का मेला गुना में लगता है और गुना के भामावड़ गांव में लगता है। ठीक, भामावड़ गांव में लगता है, ए जे करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे पीर बंधुन का मेला शिवपुरी जिले में लगता है। पीर बंधुन आप लोग नोट करेंगे, सारे मेले में आप यहाँ पे लिखवा देता हूँ कुछ। पीर बंधुन का मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है, शिवपुरी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। पीर बंधुन का मेला शिवपुरी में लगता है। वहीं पे आप लोग नोट करेंगे हरी भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना में लगता है। हरी भूमिया का मेला, ठीक, हरी भूमिया ग्वालियर और गुना। ठीक,
ग्वालियर और गुना में लगता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे चंडी देवी का मेला आपको सभी को पता है सीधी जिले में लगता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे, चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। और साथ आप लोग नोट करेंगे तेजा जी का मेला तो गुना जिले में लगता है। और कालू जी महाराज का जो मेला है पश्चिमी निमाड़ में लगता है। ठीक, कालू जी का मेला जो है पश्चिमी निवाड़ में लगता है। ठीक, पश्चिमी निवाड़, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। सी इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसे मध्य प्रदेश में मनोरंजन के लिए स्थापित किया गया था। इसे मध्य प्रदेश में मनोरंजन के लिए स्थापित किया गया था। ठीक, कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपको बताना है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपका 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 भावरा ग्राम में हुआ था। ठीक, 23 जुलाई 1906 को भावरा ग्राम में हुआ था। हालांकि पहले ये भावरा जो है आपका झाबुआ जिले में आता था, लेकिन अब आपका जो भावरा है ये अलीराजपुर जिले में आने लगा है। ठीक, तो इनका जन्म अब बताना होगा आपको कि 23 जुलाई 1906 को भावरा यानी कि अलीराजपुर में हुआ। ठीक, तो भावरा जो है आपका अलीराजपुर में है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे अलीराजपुर जिले की तहसील भावरा लोकप्रिय क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इनका जन्म तो हमने बताया कि 23 जुलाई 1906 को भावरा ग्राम में हुआ। और चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्व्यवस्थित किया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वासराव जो कि एक पेंटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे, वो वास्तव में कौन से राज्य के निवासी थे? विश्वासराव जो कि एक पेंटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन वो 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। वह वास्तव में किस शहर के यानी कि किस राज्य के निवासी थे? तो जो विश्वासराव थे ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। ठीक, ये वास्तव में महाराष्ट्र राज्य के थे। ठीक, फिर 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। विश्वासराव एक पेंटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और यह वास्तव में महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे। वह पुणे के पेशवा मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, पुणे के पेशवा, पुणे, ठीक, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे महाराष्ट्र के पुणे के पेशवा आप लोग नोट करेंगे पेशवा मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय तब नागपुर में था। ठीक, पहले हमारा जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था 1956 में, इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी ये नागपुर हुआ करती थी। और 1954 में साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इसका मुख्यालय नागपुर में था। बाद में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद इसका मुख्यालय भोपाल हो गया। ठीक, बाद में क्या हो गया? भोपाल। कब हुआ? 1956 के बाद, हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बाद इसका मुख्यालय साहित्य परिषद का जो मुख्यालय है भोपाल हो गया, पहले नागपुर था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और अभी हमने देखा कि कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक, 1952 में कला परिषद की स्थापना की गई थी और साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बताना है लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो लोक रंग महोत्सव जो आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है। हमारी राजधानी भोपाल में लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का लोक रंग महोत्सव जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुरू होता है। लोक रंग भोपाल का 5 दिवसीय त्यौहार है। ठीक, इसे आप लोग नोट करें। कितने दिवसीय त्यौहार है? 5 दिवसीय त्यौहार है। ठीक, 5 दिवसीय कब होता है? 26 जनवरी में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक, 5 दिवसीय त्यौहार है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। इस महोत्सव की प्रमुख विशेषताएं ये हैं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य, कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन, कला प्रदर्शन और विदेशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक जो हैं ये डीवी दुबे थे। ठीक, बी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। डीवी दुबे जो हैं मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक, और पुलिस महानिदेशक क्या होते हैं? ये मध्य प्रदेश पुलिस के प्रभारी होते हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और ये डीवी चूँकि डीपी हैं, ठीक,
डीपी, इसे आप पी बना लेंगे, ठीक। डीपी दुबे इनका नाम है, ठीक। ये मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में मुगल शासन का प्रभाव किसकी मृत्यु के बाद कमजोर हुआ था? मध्य प्रदेश में मुगल शासन का प्रभाव किसकी मृत्यु के बाद कमजोर हुआ था? तो मुगल शासन जो है आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरे जो देश में है मुगल शासन का जो खौफ था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और महान मुगलों का काल 1526 ईस्वी में बाबर की गद्दी पर बैठने के साथ शुरू होता है। मुगलों का जो काल है 1526 में बाबर की गद्दी पे बैठने से होता है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन का प्रभाव जो है कमज़ोर हो गया, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दी की है? बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दी की है? तो आपकी 5 से 7 शताब्दी की है, ठीक है। बाघ गुफाओं की जो चित्रकारी है ये 5 से 7 शताब्दी की है। और बाघ की गुफाएं जो आपकी कहाँ है? धार जिले में, ठीक। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे बाघ गुफाओं का सातवाहन वंश द्वारा 5 से 7 शताब्दी ईस्वी में निर्मित होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ के कस्बे में विद्यमान पर्वत के दक्षिण में स्थित 9 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, ठीक। इन्हें बाघ की गुफाएं भी कहा जाता है। 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, ठीक। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो बाघ की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 9 गुफाओं में से कुल 5 गुफाएं ही बची हुई, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी भैया 7.3 करोड़, ठीक। 7.3 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 में भारत की कुल 6% थी, ठीक। भारत की कुल 6% थी मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और मध्य प्रदेश का साक्षरता दर जो है 69.32%, ठीक। 69.32% 2011 की जनगणना के अनुसार रहा है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनील केवट किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है सुनील केवट जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये थे कायागिंग, ठीक। कायागिंग खेल से संबंधित है सुनील केवट, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के अलावा सोन नदी कहाँ बहती है? तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश के अलावा जो सोन नदी है यूपी में बहती, ठीक। बी इज ए करेक्ट आंसर। और सोन नदी कहाँ निकलती है मध्य प्रदेश से? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती, ठीक। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? आपकी नर्मदा नदी निकलती हैं, जोहिला निकलती है, सोन निकलती हैं। जो जोहिला नदी है ये आगे चल के सोन नदी से मिल जाती है और सोन नदी सीधा जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अलावा सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक। बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं, तो ये क्या हैं? ठीक। तो राम कुमार वर्मा जो है एक कवि हैं, ठीक। सी इज ए करेक्ट आंसर। राम कुमार वर्मा एक कवि हैं, सी इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग नोट करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए। अगली क्लास में ये सारे 25 क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा। अभी जो इन प्रोग्रेस में है सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो ये सारे क्वेश्चन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।